जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न बतलाया जा रहा है जो आप लोग एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आप लोग एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को दोस्तों इसी तरह से समय समय पर टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों वीडियो मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग मोटिवेशनल क्विट देखते हैं। क्या देगा आज का मोटिवेशनल क्विट? सफल वही होता है जो लक्ष्य को निर्धारण करता है और रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों को डटकर सामना करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस लाइन को गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। सफल वही होता है जो लक्ष्य को निर्धारण करता है और रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों को डटकर सामना करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो अपने आप के लक्ष्य को एक रखना पड़ेगा। जब आपका लक्ष्य एक रहेगा दोस्तों तो आपको सफलता आने में आपको कठिनाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके मतलब रास्ते में जितने भी कठिन आएगा दोस्तों, कठिनाइयाँ आएगा, उस सभी कठिनाइयों को आप लोग झेलते हुए दोस्तों आप अपने लक्ष्य को पीछे मत हटने दीजिएगा। तभी दोस्तों आपको सफलता की ओर वो रास्ता मिल पाएगा। इसलिए लक्ष्य एक रखिए और जितना भी कठिनाई दोस्तों सब कठिनाई को दूर करते हुए आप लोग आगे की ओर निकलिए, तभी आपको दोस्तों सफलता निकलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, और आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा दोस्तों। क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन सब है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है। चलिए, लिखा हुआ है दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में, मुगल सम्राट। क्या है दोस्तों? मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब मुगल सम्राट जो शाह आलम ने दोस्तों मतलब किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 1765 ईस्वी में दोस्तों नियुक्त किया गया था। कब? 1765 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1765 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1765, क्या दोस्तों? 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। फिर अगला पॉइंट इसी में दिया गया दोस्तों, प्लासी में हार के बाद। क्या दोस्तों? प्लासी में हार के बाद बंगाल के सिराजदौला नवाब की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। कब? प्लासी में हार के बाद, जो कि प्लासी युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1700 कब हुआ था? 1757 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, 1757 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल की कठपुतली नवाब मीर जाफर को स्थापित किया गया था दोस्तों। किसको? मीर जाफर को स्थापित किया गया था। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, जब कंपनी प्रशासन के, क्या दोस्तों, जब कंपनी प्रशासन के आंतरिक, क्या है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करती है तो मीर जाफर ने विरोध किया दोस्तों। क्या? मीर जाफर ने उसका विरोध किया था। कंपनी ने उसे पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को दोस्तों, क्या है, मीर कासिम को स्थापित किया गया था। किसका स्थान पर? मीर जाफर के स्थान पर दोस्तों किसको? मीर कासिम को स्थापित किया गया था। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, जब मीर कासिम ने, क्या है दोस्तों, जब मीर कासिम ने शिकायत की तो वह बदले में बक्सर, क्या है दोस्तों, बदले में बक्सर 17, जो कि बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। क्या हुआ? बक्सर 1764 ईस्वी में दोस्तों क्या है, लड़ी गई लड़ाई में हार गए दोस्तों। कौन हार गया दोस्तों? मीर कासिम ने जब शिकायत की तो वो बक्सर, क्या बदले में क्या हुआ, वो 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ था दोस्तों उसी में उस लड़ाई में हार गए। और आगे क्या दिया गया इसी में, जिसे बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफर को, क्या दोस्तों, मीर जाफर को, क्या है, मीर जाफर को दोस्तों से स्थापित किया गया था। मतलब मीर कासिम जो हार गए थे तो उसके स्थान पर दोस्तों मीर जाफर को स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक करेंट से रिलेटेड प्रश्न है। सितंबर, क्या है दोस्तों, सितंबर 2021 में किसे, क्या है दोस्तों, किसे असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? मतलब असम राज्य के किसे शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन है? लवलीना बोरगोवेन दोस्तों। किसको? लवलीना बोरगोवेन को दोस्तों, क्या है, इसको शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कहाँ का? असम का दोस्तों। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये है हेमंत विश्वेश्वरैया। कौन है दोस्तों? हेमंत विश्वेश्वरैया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है? 5 सितंबर, क्या दोस्तों, 5 सितंबर 2021 को असम के शिक्षा मंत्री, कौन है दोस्तों? असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने जानकारी प्रदान की कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोवेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों। किसको? ये लवलीना बोरगोवेन को असम का समग्र शिक्षा का अभियान नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। अगला पॉइंट इसमें दिया गया दोस्तों, वह राज्य भर में, क्या दोस्तों, वह राज्य भर में समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने में मदद करे। कौन? ये लवलीना बोरगोवेन। और आगे दिया गया इसी पॉइंट, लवलीना, क्या है, लवलीना असम के, क्या है दोस्तों, असम के
गोलाघाट क्या है दोस्तों, असम के गोलाघाट की रहने वाली और पहली असम की खिलाड़ी है दोस्तों। ये असम की ही रहने वाली है, जो जगह का नाम क्या है, गोलाघाट है दोस्तों। और असम की पहली खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती है दोस्तों, कौन है, ये लवलीना। याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। अगले पॉइंट इसमें देखा, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की मुक्केबाजी स्पर्धा में दोस्तों 69 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीते थे दोस्तों। कौन सा पदक जीते थे, लवलीना, वो कांस्य पदक जीते थे दोस्तों। कितने किलोग्राम में, तो 69 kg में दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया गया, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, मतलब कौन है इसमें से जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, अगमास है दोस्तों। कौन है, वो अगमास है, जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रंथ है, अगमास दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न, इसी प्रश्न से दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिया गया है। जैन धर्म क्या है दोस्तों, जैन शब्द जीना से बना है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि जैन शब्द किससे बना है, तो जैन शब्द दोस्तों बना हुआ जीना शब्द से, जिसका अर्थ है विजेता। किसका अर्थ है, विजेता। अगला पॉइंट इसमें देगा, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है दोस्तों। कैसा धर्म है, प्राचीन धर्म है, जो दर्शन में निहित है। क्या है, दर्शन में निहित है, जो मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञान का मार्ग सिखाता है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म क्या है दोस्तों, प्रमुखता में आया था दोस्तों। वहीं पूछा गया जैन धर्म किस शताब्दी में आया था, तो 6ठी शताब्दी में आया था दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, जैन धर्म में 24वें क्या है दोस्तों, जैन धर्म में 24 महान शिक्षक है, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, महान शिक्षक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है दोस्तों। कितने हैं जैन धर्म में, तो 24 है। अगले पॉइंट इसी में, जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर थे, जिसका नाम क्या था दोस्तों, तो ऋषभनाथ थे। कौन थे, ऋषभनाथ। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थकर क्रमशः कौन थे, तो 23वें थे दोस्तों पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी दोस्तों। कौन थे, महावीर स्वामी। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और इसी में अगला पॉइंट इसमें देखा, अगमास क्या है दोस्तों, अगमास जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है, वधा क्या है दोस्तों, वधा वन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वधा वन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह है, और ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र में दोस्तों। ये जो जगह है ना, कौन सा जगह है दोस्तों, वधा वन नामक स्थान, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, क्या दिया गया है। देखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र के दहानू के पास पावधान में एक नया प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है दोस्तों। किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगले पॉइंट हम लोग इसमें देख लेते हैं, परियोजनाओं की कुल लागत क्या है दोस्तों, इस परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है, तो 65,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावनाएं हैं दोस्तों। याद रखिएगा आप इस वैल्यू को। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्या है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का सबसे क्या है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है दोस्तों। याद रखिएगा, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह दोस्तों। और वधावन पोर्ट के विकास के साथ भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर पार्ट वाले देशों में शामिल हो जाएगा दोस्तों, मतलब टॉप 10 में शामिल हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग इसको। और मतलब भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, वो बंदरगाह, तो वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, जो कि महाराष्ट्र में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है। 1884 में सॉरी दोस्तों, क्या है 1884 में भोपाल गैस त्रासदी के विनाश क्या है दोस्तों, विनाशकारी दुर्घटना के बाद से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जो 1884 में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड से जो दुर्घटना हुआ था दोस्तों भोपाल में, उसी साल से मतलब 2 दिसंबर को हर साल, उसके बाद से जो होने लगा, तो उसके बाद से जो 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्राही की 37वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। कितनी वर्षगांठ थी, 37वीं। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, वायु जल और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा यह दिन प्रदूषण नियंत्रण क्या दोस्तों, अधिनियम के संबंध में लोगों को ध्यान आकर्षित करता है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है ये दिवस, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं, क्या दिया गया है। सिंधु क्या है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है,
कौन सी नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी है। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। चिनाब नदी क्या है दोस्तों? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के क्या है दोस्तों? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है दोस्तों। किस दर्रे से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तो जानिए रहे दोस्तों, क्वेश्चन में ही दिया था। इसे चंद्रभाग नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? चंद्रभाग के नदी से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखते, अगले इसी में देखते हैं पॉइंट में दोस्तों क्या देगा है। यह एक प्रमुख नदी है। कौन है? यह एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या? जो सिंधु नदी है जो एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में दोनों देश में बहती है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। यह पंजाब क्षेत्र की 5 क्या दोस्तों? 5 प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों। पंजाब क्षेत्र में 5 प्रमुख नदियों में से एक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हवा क्या दोस्तों? हवा महल की पहली क्या दोस्तों? हवा महल की पहली मंजिल के रूप में क्या जाना जाता है? मतलब हवा महल जो है उसमें पहली मंजिल को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है हवा महल की पहली मंजिल को दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। महल की क्या है दोस्तों? महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां महल का शरद उत्सव मनाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं। दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों? दूसरी मंजिल को रत्न मंदिर है के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? दूसरी जो मंजिल है उसको रत्न मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां हमें तेज तरार कांच के बने सामान देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। शीर्ष 3 मंजिलों को विचित्रा मंदिर, हवा मंदिर और प्रकाश मंदिर कहा जाता है दोस्तों। कि क्या क्या कहा जाता है शीर्ष 3 मंजिलों को? तो विचित्रा मंदिर, हवा मंदिर और प्रकाश मंदिर कहा जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह के पोते क्या है दोस्तों? महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे दोस्तों? जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे, जिसके द्वारा 1799 में इस संरचना का निर्माण किया गया था दोस्तों। कब किया गया था हवा महल की संरचना दोस्तों? तो 1799 ईस्वी में इसकी संरचना का निर्माण किया गया था। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। हवा महल के बारे में ही दिया गया दोस्तों। इसे लाल चंद्र क्या है दोस्तों? इसका लाल चंद्र उस्ताद ने डिजाइन किया था दोस्तों हवा महल की। किसने? लाल चंद्र उस्ताद ने दोस्तों इसको डिजाइन किए थे हवा महल के दोस्तों। ये बहुत अच्छे पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है कि हवा महल का डिजाइन किसने किए थे? तो लाल चंद्र उस्ताद ने डिजाइन किए थे। अगले पॉइंट इसमें दिया गया है। इसकी 5 मंजिल की बाहरी दीवार मधुशाला से सटी हुई है दोस्तों। क्या है? इसकी 5 मंजिल की बाहरी दीवार मधुशाला से सटी हुई है, जिसकी 6 क्या दोस्तों? जिसकी 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन झरोखी से सजाया जाता है दोस्तों। किससे सजाया जाता है? तो झरोखी से सजाया जाता है। कितनी खिड़कियां हैं दोस्तों? तो 553 खिड़कियां हैं। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों क्या देगा 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था है दोस्तों, इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में। भारतीय क्या दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI बोलते हैं दोस्तों, FCI कब स्थापित किया गया था? मतलब FCI की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 1965 ईस्वी में दोस्तों इसको स्थापना किया गया था। तो FCI का जिस समय भारत और चीन के बीच दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, उसी समय में दोस्तों FCI की स्थापना किया गया था दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस रह चुका है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। सरकार ने 14 जनवरी क्या दोस्तों? सरकार ने 14 जनवरी 1965 ईस्वी को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की थी। कब? 14 जनवरी को दोस्तों, याद रखिए छोटे डेट के साथ। 14 जनवरी 1965 ईस्वी को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अगले पॉइंट तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका अगर दोस्तों पूछा जाएगा हेड क्वार्टर कहाँ है तो भारतीय खाद्य निगम की? तो न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा आप लोग कहाँ पर है मुख्यालय इसका? तो न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं इसी में। इस संगठन को प्रभावी मूल्य समर्थक लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के रूप के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों। किस अधिनियम के तहत उसको स्थापित किया गया था FCI को? तो 1964 के अधिनियम के तहत इसको FCI को स्थापना किया गया था 14 जनवरी 1965 को दोस्तों। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। क्या? एक वैधानिक निकाय है और भारत सरकार द्वारा संचालित है दोस्तों। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा FCI संचालित होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन की संरचना है दोस्तों, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण है दोस्तों। क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण है दोस्तों। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में किस राज्य में ई-मित्रेतम पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? क्या? हाल ही में किस राज्य में क्या दोस्तों?
इमूत्रेतम पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा इस पोर्टल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों इसको क्या किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है। 22 अक्टूबर क्या दोस्तों, 22 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बीए पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, क्या बीए पोर्टल लॉन्च की है, कौन है वो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इसका नाम क्या है, M.K. स्टालिन। अगले पॉइंट में दिया गया यह बीए पोर्टल तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, ई गवर्नेंस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। अगले पॉइंट में दिया गया इस वेब पोर्टल के अंतर्गत मासिक आधार पर वित्तीय और भौतिक दोनों मापदंडों पर परियोजनाओं के अनुबंधों की तारीख, शुरू होने की तारीख, लागत अनुमान और प्रगति जैसे प्रमुख वितरण शामिल है दोस्तों। मतलब ये सब जितना दिया गया दोस्तों उसी के बारे में दिया गया है जो वहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। अगला पॉइंट में यही दिया गया यह पोर्टल परियोजनाओं की प्रगति में विलंब करने वाले कारणों को चिन्हित करने की अनुमति देता है दोस्तों, किसको, यह विलंब करने वाले कारणों को चिन्हित करते हैं दोस्तों यह पोर्टल। अगला पॉइंट इसमें देखा है ई मूत्र क्या है दोस्तों, ई मूत्रतम एक प्राइवेट पोर्टल है दोस्तों, क्या यह एक प्राइवेट पोर्टल है जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई मूत्रोतम एक प्राइवेट पोर्टल है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, क्या दिया गया है। पानी में क्या दोस्तों, पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है, क्या पानी में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, साइंस का प्रश्न है। पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। क्या है, पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है, तो नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया गया है। पानी क्या दोस्तों, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में आमतौर पर पाया जाता है। नाइट्रेट आणविक सूत्र होता है, नाइट्रेट का आणविक सूत्र दोस्तों होता है NO3 होता है, क्या होता है, NO3 होता है, के साथ एक परमाणु आयन होते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं सभी क्या दोस्तों, सभी पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को NO3 जिसको नाइट्रेट बोलते हैं के रूप में अवशोषित करते हैं दोस्तों, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। अगले पॉइंट दिया गया है फिर इन्हें अमीनो एसिड में संयोजित करने के लिए अमोनियम क्या दोस्तों, अमोनियम आयनों में परिवर्तित किया जाता है, अंततः प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। बाद में उसके बाद अमोनियम आयनों में परिवर्तित करने के बाद दोस्तों उसको लास्ट में क्या करते हैं, प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार का दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को समस्या पर दोस्तों इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। और आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।